चलो तो फ्रेंड्स, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। हमने पढ़ा कि कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q या Q, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो जो भी पॉइंट है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा, और जो नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट है वहीं से अंदर की ओर आएगा। बरोबर है। फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेक्टर फॉर्म, वो सब हमने पढ़ा। तो फिर आज उसके न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है वो आज गिनेंगे। बरोबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के 1.8 से। एक्सरसाइज का 1.8 चलो पढ़ लेते हैं पहले एक बार ठीक से। क्या है, डेटा पढ़ो ठीक से एक बार कि एक्सरसाइज 1.8, 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. A. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? B. If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो ठीक से देख लेते हैं। तो एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम QA, जो हम उसको A पे रखा है। दूसरा चार्ज है QB -3 माइक्रोकूलम, और उसको हमने B पे रखा है। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। बराबर है। और A और B का मिड पॉइंट है O, तो हमको O पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिनना है। बराबर है। तो चलो हमने कल पढ़ा कि भाई जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे दो चार्ज है QA एंड QB, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ A एंड B। तो दोनों के वेक्टर सम हमको करना है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई QA कौन है? QA इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट से हमको लेना है वहां से अवे आएगा। तो QA इसका फील्ड ये डायरेक्शन में आएगा। बराबर है। जो QB है उसका वो नेगेटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसी डायरेक्शन में आएगा। तो EA एंड EB दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होगा। बराबर है। चलो आगे। तो मिड पॉइंट का दोनों से डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। बराबर है। तो हमने पढ़ लिया कि भाई O का A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 to -1 मीटर। A का चार्ज B का चार्ज दोनों सेम ही है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी लेना है। तो मैग्नीट्यूड QB क्या आएगा भाई? QB इज इक्वल टू 3 into 10 to -6 कूलम आएगा। बरोबर है। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O EO इज इक्वल टू EA प्लस EB। क्यों हमने लिया? क्योंकि A का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में हो और B का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है, तो दोनों का वेक्टर सम हमको करना पड़ेगा। तो A का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K QA अपॉन RA स्क्वायर, और A का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स B आएगा। वैसे ही B का इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स B ही आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? KQB अपॉन RB स्क्वायर। एक Q ले लेता हूं, RQR, तो ये हो जाएगा टोटल, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हो जाएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर टुवर्ड्स B। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो 2K की वैल्यू 9 into 10 to 9। कोई भी चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 into 10 to -6, और डिस्टेंस कितना है? 10 to -1 मीटर का स्क्वायर। तो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या भाई? ये 54 into 10 to 5 न्यूटन पर कूलम। तो आपने फाइंड कर दिया कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? E इज इक्वल टू 54 into 10 to 5 न्यूटन पर कूलम।
ये आपका ए आंसर हो गया। 1 पॉइंट ए में जो ए है उसका आंसर हो गया। अभी आपको बोला है कि बी में क्या बोला है कि भाई जो पॉइंट ओ है वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देता है, कौन सा, तो उसका मैग्नीट्यूड है, कौन कितना टेस्ट चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज यहां पे रख देते हैं। तो जो अपना ओ पॉइंट है वहां पे ये चार्ज रख देंगे तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो भाई हमने कल पढ़ा जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पे क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा क्यू ई। तो यहां पे हमने चार्ज लिया क्यू डैश जो यहां पे रखना है, और कहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो F इज इक्वल टू हो गया F इज इक्वल टू क्यू डैश इनटू ई। क्यू डैश की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁹ और ई की वैल्यू 54 इंटू 10⁵। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 81 इंटू 10⁻⁴। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी है और हमने रखा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसको, तो जो नेगेटिव चार्ज लगा टेस्टिंग चार्ज उस पर हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड ए फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स ए। हो गया क्लियर? तो हमने क्या किया कि ए और बी का दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो दोनों का वेक्टर सम आएगा, और फिर हमने वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वहां पे क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। हो गया क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 1.14 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो क्या है 1.14। फिगर शोज tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे दो प्लेट्स मान लेते हैं कि चलो ये दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और हमने कल पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होगी और नेगेटिव से इन होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। फिर हमने क्या किया, अभी यहाँ पे तीन पार्टिकल है, एक कौन 1, दूसरा कौन 2 और तीसरा कौन 3। तो 1 2 3 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गए, सेम वेलोसिटी के साथ तीनों एंटर हो गए। जब एंटर हो रहा है तो फिर हमको पता है कि ये दो ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमने देखा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन जो बोलते हैं, तो वो किसका ज्यादा है, 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, और 1 और 2 वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हमको पूछा है कि यहाँ पे जो तीन चार्ज यहाँ पे एंटर हुए Q1 Q2 और Q3 सबकी साइन बोलो, और किसके लिए Q/M रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले साइन क्लियर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल 1 और 2 मूव, वो जो डिफ्लेक्ट हुए किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट तरफ, मतलब 1 और 2 आर नेगेटिव चार्जेस एंड 3 it is repelled from positive charge and attracted towards negative charge, मतलब जो थर्ड जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तो Q1 and Q2 are negative and Q3 is पॉजिटिव होगा, बराबर है। चलो, लेकिन हमको फाइंड करना है कि आउट ऑफ दिस 3 किसका Q/M रेशियो सबसे ज्यादा होगा, किसका Q/M रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं कि चलो जब भी कोई Q चार्ज को E जितने फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो हमने कल पढ़ा F इज इक्वल टू QE, और उसका जो मास M है और उसका एक्सेलरेशन A है, तो F की जगह पे हम MA भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड अ चार्ज Q enters in electric field A, electric force acting on it F is equal to QE, but we can replace F by MA.
therefore a is equal to qe by m. तो we got the acceleration a is equal to qe by m, बरोबर। फिर हमने लिखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t परपेंडिकुलर टू e, ये डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या, y इज इक्वल टू v0 t प्लस, यहां पे लिखेंगे v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। v0 t प्लस क्या लिखेंगे, 1/2 at स्क्वायर। यहां पे सबका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में था, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। मतलब y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। इफ यू पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1/2, एक ही जगह पे qe by m, पे एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं, a इज इक्वल टू qe by m into t स्क्वायर, बराबर है। तो क्लियर हो गया कि भाई y इज प्रोपोर्शनल टू q by m। जो y है डिस्प्लेसमेंट वो q by m रेशियो के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। मतलब जिसका q by m रेशियो ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, y डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि 1 और 2 वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन 3 का डिफ्लेक्शन काफी हो रहा है। मतलब जो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो q upon m रेशियो भी सबसे ज्यादा 3 का ही होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं, so it is clear from figure that q by m ratio is the highest for the particle 3। हो गया क्लियर। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया और एक्सेलरेशन से हमने y is proportional to q by m प्रूव किया, और फिर बोला कि जिसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होगा उसका q by m रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा, बराबर है। और q1 q2 दोनों नेगेटिव चार्जेस है, q3 वो पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। तो हमने पढ़ा 1.8 और 1.14। अभी एडिशनल एक्सरसाइज में यही फिगर पे बेस्ड और 2 न्यूमेरिकल्स है लास्ट में। एडिशनल एक्सरसाइज में लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स है जिसके लिए फिगर रेफरेंस यही है। तो सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं, एक्सरसाइज का 1.33 एंड 1.34। तो बाजू की स्लाइड में चलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सरसाइज का 1.33 एंड 1.34 क्या है, एक बार डेटा ठीक से पढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge -q enters the region between the two charged plates, initially moving along x-axis with the speed vx, like particle 1 in figure 1.33। तो हमने जो फिगर 1.33 जो आगे के न्यूमेरिकल्स था उसमें 2 प्लेट्स के बीच में जैसे 1 2 3 मूव कर रहे हैं, उसमें 1 की जो मोशन है उसको रेफरेंस लेंगे, बराबर है। तो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ प्लेट इज l, प्लेट की लेंथ l है, एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स, शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज QEL² अपॉन 2mvx स्क्वायर। चलो क्वेश्चन क्या है वो ठीक से फिर से एक बार देख लेते हैं। भाई हमने आगे भी पढ़ा कि यहां पे 2 प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और हमने जो चार्ज लिया वो यहां पे -q चार्ज लिया। हमने जो चार्ज लिया वो कौन सा लिया, -q चार्ज। जो -q चार्ज लेंगे तो ये चार्ज 2 प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और आगे जाके यहां पे जब 2 प्लेट के रीजन से बाहर निकलेगा, 2 प्लेट के रीजन से बाहर निकलेगा, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये y हमको फाइंड करना है। चलो सिंपल, हम जानते हैं कि भाई जब चार्ज इनिशियली Vx जितनी, ठीक से सुनना क्या बोल रहा हूं, जब चार्ज -q Vx जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ 2 प्लेट्स के बीच में एंटर होगा, देन
what is the initial velocity in the vertical direction? So the initial velocity in the vertical direction v0y is equal to 0. Abhi, when it entered between two plates, it experiences the electric force in the opposite direction to that of electric field, and so it experiences acceleration. तो जब ये यहाँ पे अंदर एंटर होगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? तो हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E. जो इलेक्ट्रिक फील्ड E जितना होगा तो इस पे फोर्स लगेगा QE. तो हमने यहाँ पे लिखा हियर इनिशियल वेलोसिटी इन प्लस y डायरेक्शन v0y is equal to 0 and the force acting on a charge minus q. पे माइनस q पे फोर्स कितना लगेगा? F is equal to QE. But we know the resultant force F is equal to ma, where m is the mass and a is the acceleration. Then ma is equal to QE implies that acceleration a is equal to QE by m. Okay, चलो तो चार्ज q को एक्सेलरेशन कितना मिला वो हमको मिल गया QE by m. अभी क्या हो रहा है? अभी चार्ज y डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन x डायरेक्शन के लिए तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो x डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड vx जितनी. अब जब वो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आएगा, मतलब यहां पे आएगा, तो उसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो जितनी प्लेट की लेंथ है, और हमको पता है कि प्लेट की लेंथ कितनी है, तो यहां पे दी है कि भाई प्लेट की लेंथ कितनी है? L. प्लेट की लेंथ कितनी है? L. तो जब ये डायरेक्शन में आएगा तो यहां से यहां आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम t इज इक्वल टू, भाई डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? हॉरिजॉन्टल L. कितनी स्पीड से? vx. तो टाइम हो गया L अपॉन vx. हो गया भाई. तो t इज इक्वल टू L अपॉन vx. नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन? वी हैव टू ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन. सो according to formula y is equal to v0t plus 1/2 at square, we will take y components. Y is equal to v0yt plus 1/2 at square. Now y is equal to initial velocity was 0, therefore 1/2 a की जगह पे रखेंगे QE by m और t की जगह पे रख देंगे L by vx का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ गया आंसर? 2QEL square upon 2 mvx square, जो हमको प्रूव करना है. तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई उसको y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? तो होगा y is equal to QEL square upon 2mvx square. हो गया क्लियर? चलो उसमें ही कुछ पूछा है, कंपेयर दिस मोशन विद प्रोजेक्टाइल मोशन. तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सेम था कि जब कोई पार्टिकल जब ग्रेविटेशनल फील्ड में हम उसको थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टली उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन होगी. हाँ कि नहीं? तो उसकी मोशन दो मोशन की कॉम्पोजिशन थी, एक कांस्टेंट स्पीड की हॉरिजॉन्टल मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो यहां पर भी सेम, ये डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा. तो ये मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन मान सकते हैं. और जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही है, तो फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक. तो चलो हम ले लेते हैं. हमने यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड किया कि y is equal to v0yt plus 1/2 at square. So y is equal to 1/2 a की जगह पे QE by m, लेकिन यहाँ पे t की जगह पे हम t की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कैसी है वो हमको डिसाइड करना है. तो वी हैव टू गेन रिलेशन बिटवीन इट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. जब उसके x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन हमको मिलेगा तो उससे कुछ हम अंदाजा लगा पाएंगे कि उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है. तो मुझको उसका x कंपोनेंट चाहिए, मोशन का x कंपोनेंट. तो मुझको पता है कि ये डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या है? vt, vx.
और कितने टाइम में जा रहा है, t टाइम में, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x। तो मैं मान सकता हूं कि भाई टाइम टेकन टू कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x is equal to x upon velocity, therefore t is equal to x upon vx। तो उसको हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस कवर करने में t is equal to x upon vx टाइम लगेगा। तो फिर ये t को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, तो y is equal to इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 एक ही जगह पे QE बाय m और t की जगह पे x स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर, QE 2mvx स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इट मींस यहां पे y की 1 पावर और x की 2 पावर, अभी एक की 1 पावर एक की 2 पावर होगी, तो फिर हमको पता है क्या कि भाई ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। द इक्वेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन y एंड x स्क्वायर गिव्स द ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक। तो यहां पे जो पार्टिकल होगा वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। हो गया क्लियर? चलो उसके आगे क्या है, उसके आगे है 1.34। भाई 1.34 इसमें ही थोड़ा ऐड कर दिया कि चलो मान लेना है कि ये जो पार्टिकल था इट इज इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, उसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो आगे पढ़ते हैं, सपोज दैट, पढ़े ध्यान से, सपोज दैट द पार्टिकल इज in exercise 1.33 is an electron projected with a speed of vx is equal to 2 into 10⁻6 meter per second if e between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 into 10⁻2 newton per coulomb, where will the electron strike the upper plate। चलो क्या पूछा है कि भाई मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, कितनी स्पीड से अंदर एंटर हो रहा है, 2 इंटू 10⁻6 जितनी स्पीड से अंदर एंटर हो रहा है। उसका चार्ज हमको पता है, उसका मास हमको पता है। अभी ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। भाई दोनों प्लेट्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस अभी हमको दिया है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी हमको दिया है 9.1 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो फिर हमको फाइंड करना है कि जब ये चार्ज अभी आगे बढ़ेगा और मान लेंगे कि चलो ये प्लेट, ये जो प्लेट है और भी लंबी है, अभी ये जो अपर प्लेट है या लोअर प्लेट है, दोनों प्लेट और भी लंबी है, तो ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा, मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे x डिस्टेंस। उसका कौन सा डिस्टेंस, x। तो मुझको ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना, वो मुझको फाइंड करना है, बरोबर है। तो फिर हमने ये इक्वेशन में देख लिया, इन इक्वेशन दिस y is equal to QE upon 2mvx square into x square, तो x square को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 2mvx square into y upon QE, बरोबर है। हमको मास पता है, वेलोसिटी पता है, y is a maximum displacement, और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे 5 इंटू 10⁻3, हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, स्पीड हमको दिया है 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, y हमारे पास है 5 इंटू 10⁻3, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको इस x स्क्वायर मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻4, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 1.58 इंटू 10⁻2 मीटर, इट मींस 1.58 सेंटीमीटर। तो हमको ये एडिशनल का भी आंसर पता होना चाहिए, बराबर है। चलो देख लो जल्दी जल्दी ये दोनों चारों न्यूमेरिकल्स, फिर आगे और 3-4 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.8, इलस्ट्रेशन का 1.8 देखते हैं। पढ़ो ठीक से डेटा पहले। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10⁻⁴
न्यूटन पर कूलम। ये फिगर आपको दी है यहां पे। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। चलो हमको क्या पूछा है कि यहां पे दो प्लेट्स है, एक नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से छोड़ देते हैं, यहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको ध्यान में अभी नहीं लेना है। तो अभी इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे आएगा, परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.5 सेंटीमीटर। तो हमको काउंट करना है कि भाई 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, बराबर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड केप्ट सेम कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसको अपर डायरेक्शन में था, उसकी जगह पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन की जगह पे रखा एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही है, बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, प्रोटॉन का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पे प्रोटॉन को फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट लगेगा नीचे की तरफ, और प्रोटॉन भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। तो हमको दोनों का टाइम गिनना है। तो भाई दोनों चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दोनों के लिए फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम का सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों के लिए सेम ही है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 × 10⁻² मीटर। तो पहले कोई भी पार्टिकल के लिए टाइम कैसे फाइंड करते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। When the particle of mass m and charge q enters in electric field, the force experienced by it is F is equal to QE, but F is equal to ma is equal to QE. तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया A is equal to QE by m. Now, due to the accelerated motion, what is its displacement? The formula y is equal to v0t plus 1/2 at square. But body is doing free fall. तो फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी ले लेंगे? 0। तो y is equal to 1/2, एक ही जगह पर रख देंगे QE by m into t square. Therefore, if we make subject time t is equal to √2my upon QE. So we have the general formula for any charge of any mass who free falls under the electric field and covers y distance. Time t is equal to √2my upon QE. लेकिन हमको यहां पे किसके लिए गिनना है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फॉर इलेक्ट्रॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन का मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको हम स्मॉल e भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पे QE लिखा, या तो आप e भी लिख दो चलेगा, EE। सब वैल्यूज रखी। 2 इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31 kg, डिस्प्लेसमेंट 1.5 × 10⁻², इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2.2 × 10⁴। ये सब वैल्यूज का हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमको वैल्यूज मिलेगी, कितनी मिलेगी? टाइम 2.9 × 10⁻9 सेकेंड, मतलब 2.9 नैनो सेकेंड। चलो अभी आगे प्रोटॉन के लिए क्या गिनेंगे? भाई प्रोटॉन के लिए सेम यही फॉर्मूला है, 2m मतलब प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है 1.5 × 10⁻²।
चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। जब ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यूज मिलेगी 0.13 माइक्रोसेकंड। इलेक्ट्रॉन उतना ही डिस्प्लेसमेंट के लिए 0.13 माइक्रोसेकंड टाइम लेगा। अभी थोड़ा हमको पूछा है कि भाई हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इग्नोर किया है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट इग्नोर्ड देन व्हाट विल हैपन। तो लुक एट हियर, चलो हम इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन गिनेंगे। तो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E upon m(e). We know the charge, electric field and mass of electron, and we got the acceleration due to electric field of electron is 3.5 into 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो E upon mp, प्रोटॉन का मास लेंगे। तो सेम हमने फाइंड किया, चार्ज, फील्ड, मास, तो हमको मिला 2 into 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। तो समझो यहां पे हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कितना एक्सेलरेशन मिला, ये 10⁻15 पावर उतने ऑर्डर का है और ये 10 का 12 पावर के ऑर्डर का है। तो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10⁻1 पावर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसकी कंपैरिजन में ये दोनों काफी लार्ज है। तो जब हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी फ्री हमने सिचुएशन ली है, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो भी आंसर में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता। तो हमने यहाँ पे लिखा therefore AE acceleration of electron and proton is too large as compared to gravitational acceleration of earth। तो आंसर विल नॉट चेंज, बराबर, तो ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हो गया क्लियर, पक्का। चलो और एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, एडिशनल का ही है तो ये आपको पता चलना चाहिए। ये एग्जांपल था और मार्च 2020 में ये बोर्ड में आ गया, 5 मार्क्स में आ गया ये, तो आपको पता चलना चाहिए, बराबर है। चलो अभी एडिशनल एक्सरसाइज का एक देखते हैं, 1.25। कौन सा 1.25, पढ़ो डेटा। चलो आगे जाते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज का 1.25, एन ऑयल ड्रॉप of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10⁻4 Newton per coulomb in millicon's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop। जी हमको दिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ई दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बराबर है। तो चलो क्या है भाई, जो ड्रॉप है उसको हमने एयर में इक्विलिब्रियम में रखा है। तो जब एयर में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा सबसे पहले, तो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वेट mg, उसके कारण ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमको उसको नीचे गिरने देना नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। कोई बोलेगा कि सर आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो समझो यहां पे जो ड्रॉप है उस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ड्रॉप है उस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब फील्ड जो डायरेक्शन में होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मुझको उसको बैलेंस में रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और तो इट इज द नेगेटिव चार्ज, मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तब जाके उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इन शॉर्ट ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट है उस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 12। वी हैव इट इज अप्लाइड 2.55 into 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम।
जो ऑयल ड्रॉप है उसकी डेंसिटी क्या है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ कर देंगे तो केजी पर मीटर क्यूब मिल जाएगा। जी आपको दिया है, ई आपको दिया है, और रेडियस आपको फाइंड करनी है कि ड्रॉप की रेडियस कितनी। सिंपल चीज है भाई, ड्रॉप है, ड्रॉप पे n एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ne, तो इस पे चार्ज है Q इज इक्वल टू Ne। उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई करेंगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपर डायरेक्शन में, QE, और जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, QE, and weight is equal to mg. Now Q is equal to Ne and mass is equal to volume into density, but drop is the spherical object, therefore m is equal to volume 4/3 pi r cube, where r is the radius of drop and rho is the density of oil into g. तो volume into density into g, R को हम सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि हमको रेडियस फाइंड करनी है, तो r क्यूब इज इक्वल टू 3ne कैपिटल E अपॉन 4 पाई रो g। यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे तो r इज इक्वल टू ne अपॉन 4 पाई रो g का 1/3 पावर। हमारे पास सब वैल्यूज है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन 12, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 into 10⁴, 4 3.14, डेंसिटी 1.26 into 10⁻³ जी हमको दिया है पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगी कितनी, 9.81 into 10⁻⁴ मिलीमीटर। देख लेना एनसीईआरटी में आंसर ये दिया है, कुछ आगे पीछे आ सकता हो तो देख लेना। क्लियर हो गया। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है वो आईएमपी है, तो फिर से एक बार दोनों को देख लो, बरोबर है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.9 देखो ठीक से, एग्जाम्पल 1.9 गिनेंगे। क्या दिया डेटा में, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10⁻⁸ कूलम and 10⁻⁸ कूलम, मतलब एक 10⁻⁸ कूलम जितना पॉजिटिव है और दूसरा -10⁻⁸ कूलम जितना नेगेटिव है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B and C एज शोन इन फिगर। तो देखो लो भाई, यहां पे आप देख सकते हो कि दो चार्ज है, एक Q1 10⁻⁸ कूलम, Q2 -10⁻⁸ कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। हमको 3 पॉइंट्स और दिए हैं। एक पॉइंट है कैपिटल A जो Q1 Q2 का मिड पॉइंट है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ A from 1 and 2 is equal to 0.05 meter from both A and 1 and 2। और एक का पॉइंट दिया है B जो 1 से आउटर साइड पे 0.01 मीटर पे है, और दूसरा एक पॉइंट दिया है C जो 1 और 2 दोनों से 0.1 मीटर पे दिया है। तो मुझको A, B और C तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, चार्ज कितने हैं, 2, Q1 10⁻⁸ कूलम, Q2 -10⁻⁸ कूलम। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। भाई जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पे 1 भी प्रोड्यूस करेगा, 2 भी, Q1 भी प्रोड्यूस करेगा, Q2 भी करेगा। लेकिन Q1 पॉजिटिव है, Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट है वहां से अवे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे, A पे, यहां से अवे, और ये नेगेटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इनवर्ड, तो इसका यहां से आउटवर्ड, इसका यहां से इनवर्ड, मतलब A पॉइंट पे 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में आएगा और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में आएगा, बरोबर है। तो चलो, एट पॉइंट A पॉइंट पे EA1 and EA2 आर इक्वल इन सेम डायरेक्शन, भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में,
मतलब EA, यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA1 EA2। चलो इसका यहां पे KQ1/R1² राइट साइड, इसका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ2/R2², वो भी राइट साइड ही होगा। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 10⁻⁸, R1 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ये भी राइट, ये भी सेम ही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। तो 0.36 × 10⁵, 0.36 × 10⁵, तो टोटल हो जाएगा 0.72 × 10⁵, एक पॉइंट आगे ले लेंगे तो 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे टुवर्ड राइट आएगा। तो आंसर आया टुवर्ड्स राइट। चलो दूसरा फाइंड करना है कहां पे, बी पे। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आउटवर्ड, ये नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से Q2 की ओर पॉजिटिव है, मतलब जो भी पॉइंट पे फाइंड करा वहां से दूर की तरफ, और Q2 के कारण तो वो नेगेटिव, इसलिए जो भी पॉइंट है वहां से अंदर की ओर। तो EB1 और EB2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। EB1 इसका डिस्टेंस कम है, चार्ज तो दोनों सेम है, लेकिन 1 से B का डिस्टेंस कम है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा। तो यहां पे हमको फाइंड करना है B पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EB1 प्लस EB2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे KQ1/RB1², 1 का B से डिस्टेंस, KQ2/RB2², 2 से डिस्टेंस, लेकिन यहां पे 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेफ्टवर्ड आएगा और यहां 2 का राइटवर्ड आएगा। तो हमने यहां पे लिखा K 9 × 10⁹, 3 10 × 10⁻⁸, डिस्टेंस 5 × 10⁻², लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये राइट में, इसलिए इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बरोबर है। तो 9 × 10⁹, 10⁻⁸, और यहाँ पे 0.5, 0.05, 0.05, 0.05, तो ये डिस्टेंस 2 से B का डिस्टेंस हो जाएगा 15 × 10⁻² का स्क्वायर, और फिर इसका 0.36 × 10⁵, इसका 0.04 × 10⁵, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इस तरफ का इसका पावरफुल होगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर हुआ। चलो आगे सी पॉइंट की बात करते हैं। भाई सी पॉइंट का 1 से डिस्टेंस लो या 2 से डिस्टेंस लो, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, चार्जेस भी दोनों सेम है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे। तो सी पर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी पे 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों K Q 9 × 10⁻⁸, 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां पर 10⁻⁻1 का स्क्वायर 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अभी दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक लाइन पे नहीं है, मतलब दोनों ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। तो दोनों EC1, ये इसको यहां से ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आउटवर्ड, ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इनवर्ड। तो इसका y कोऑर्डिनेट EC1 उसका y कोऑर्डिनेट लोगे और EC2 का y कोऑर्डिनेट लोगे, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट म्यूचुअली ऑपोजिट हो गए, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर बचा कौन, EC1 का हॉरिजॉन्टल मतलब x कंपोनेंट और EC2 का भी x कंपोनेंट, मतलब EC1 EC2 दोनों के y कंपोनेंट कैंसिल करेंगे इफेक्ट को, और EC1 cos 60 EC2 cos 60 एक ही डायरेक्शन में, मतलब C पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EC1 cos 60 प्लस EC2 cos 60 यहां पे रख देंगे, और दोनों का आंसर और डायरेक्शन आएगी राइटवर्ड। तो यहां पे ये तो हमको पता है 9 × 10⁻³ 1/2 EC2 9 × 10⁻⁻1 1/2 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन आएगी राइटवर्ड। तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, बरोबर है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स तो यहां पे खत्म हो गए, लेकिन कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल अभी बाकी था,
एग्जाम्पल का 1.6 वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, बराबर है। तो पहले एक न्यूमेरिकल बाकी है अभी, वो देख लेते हैं कूलम्स लॉ का। चलो बाजू में चलते हैं। चलो एक्सरसाइज का देख लेते हैं 1.6। एक्सरसाइज का 1.6 बाकी रह गया था, कूलम्स लॉ पे डिपेंडेंट है वो, देख लेते एक बार। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC -2 माइक्रोकूलम एंड QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 microcoulomb are located at the corner of square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? चलो सिंपल में क्या बोला है कि भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम है ABCD। क्या नाम दिया इसको? ABCD। तो यहां पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहां पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो दो ऑपोजिट कॉर्नर है, वहां पे इक्वल चार्ज है। यहां पे 2 माइक्रोकूलम, यहां पे 2 माइक्रोकूलम, यहां पे -5 माइक्रोकूलम, यहां पे -5 माइक्रोकूलम। और दोनों का जो डायगोनल का सेंटर पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहां पे 1 माइक्रोकूलम रखा है O पॉइंट पे, जिसको हम कैपिटल Q बोल देते हैं। तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई ये पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, तो ये 2 माइक्रोकूलम उसको रिपेल करेगा ये डायरेक्शन में, ये 2 माइक्रोकूलम इसको ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो सिंपल बात हो गई कि O पे A का फोर्स और O पे C का फोर्स दोनों सेम हो गए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट हो गए। सिमिलरली जो B है वो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो B इसको अट्रैक्ट करेगा, तो DB सेम चार्ज है और वो भी उसको अट्रैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई A और C दोनों इक्वल लेकिन ऑपोजिट है, तो दोनों का 0 हो जाएगा। और B और D वो दोनों भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको सिंपल पता तो पहले ही चलना चाहिए कि भाई O पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 0। तो हमने यहां पे लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ द चार्ज Q, डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम एट O। यहां पे जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, बराबर, उसका हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस गिने, तो ये डिस्टेंस कितना? L। ये डिस्टेंस कितना? L। तो ये हो जाएगा √2L, ये L, ये L, तो ये हो जाएगा डायगोनल √2L, और उसका हाफ √2L/2, मतलब इतना डिस्टेंस हो जाएगा L/√2। कितना हो जाएगा? L/√2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्सेस, नाउ व्हिच फोर्सेस? O पे A का फोर्स और O पे C का फोर्स, FOA and OC acts on a charge Q are equal in magnitude। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, therefore FOA is equal to -FOC। इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली द फोर्स OB जो उसको अट्रैक्ट करेगा और फोर्स OC दोनों भी ऑपोजिट है, the forces OB and OD are mutually opposite and equal, therefore OB is equal to -FOD। तो यहां पे लिख सकते हैं the resultant force acting on charge Q is equal to 1 microcoulomb at O, FO is equal to OA, OB, OC, OD, सबका सम करेंगे वेक्टर सम, तो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल बाकी रह गया था, वो भी एकदम इजी आपको पता चलना चाहिए। तो सभी न्यूमेरिकल्स आपकी नोटबुक्स में लिख लो, जो भी आपने लिखा है न्यूमेरिकल का सेक्शन जो अलग है, वहां पे सभी न्यूमेरिकल्स एक बार देख के लिखो, दूसरी बार भी देख के लिखो, और तीसरी बार सिर्फ उसका डेटा लेके बैठो, टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट गिनो, बरोबर है। तो आपको एक न्यूमेरिकल 3 बार तो एटलीस्ट गिनना है, तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसके न्यूमेरिकल्स थे वो हमने क्लियर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर आगे बढ़ेंगे, बरोबर। तो नेक्स्ट लेक्चर थियरी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि तो इससे पहले ये सब क्लियर कर दीजिएगा। आगे कल लेक्चर नहीं होगा, परसों
लेक्चर आएगा, बरोबर है, तब हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, बरोबर है। तब तक के लिए पूरा रिवीजन करो, न्यूमेरिकल्स गिनो और देखते रहो। चलो, गुड नाइट।